15 अगस्त को आखिर मोदी ने ऐसा क्या बेच दिया? 15 अगस्त वो दिन जब देश आजादी का जश्न मनाता है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री देश को बताते हैं कि भारत आने वाले सालों में कहां पहुंचेगा, युवाओं के लिए क्या होगा, रोजगार के लिए क्या होगा, तकनीक, शिक्षा, ऊर्जा और विकास को लेकर सरकार क्या तैयारी कर रही है। लेकिन आज सवाल थोड़ा सा अलग है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को क्या क्या बनाने का सपना दिखाया और इसी देश की सरकारी संपत्तियों को लेकर जमीन पर क्या हो रहा है। क्योंकि एक तरफ भाषण में एआई, सेमीकंडक्टर, परमाणु ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और सत्ताधारा की बात होती है, तो दूसरी ही तरफ सरकार की अपनी नीतियों में सरकारी एसेट्स के मॉनिटाइजेशन और डी इन्वेस्टमेंट का बड़ा रोड मैप दिखाई देता है। तो सवाल है, क्या सरकार देश को बना रही है, क्या देश की बनी बनाई संपत्ति से पैसा जुटा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, 15 अगस्त को क्या बेच दिया है? अब इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं, आंकड़ों और सरकारी दस्तावेजों में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, मोदी का भाषण बनाम जमीनी का हकीकत, अब ये सवाल बन चुका है। देखिए, 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का रोड मैप रखा है। उन्होंने शक्ति की, सत्ताधारी की बात की, यानी विकास के 7 प्रमुख आधार, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, गति शक्ति, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी और सॉफ्ट पावर। इसके साथ युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया गया है। गांव और शहरों में 5 से 15 साल तक के बच्चों की खेल प्रतिभा तलाशने के लिए नेशन वाइड स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की बात यहाँ पे की गई है। भारत में अगले 1-2 साल में 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का लक्ष्य भी यहाँ पे सामने रखा गया है। यानी भाषण का संदेश साफ था कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत बना रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी देख लीजिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? भारत सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 लॉन्च की है। सरकार ने अधिकारियों आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026 से 2030 के बीच करीब 16.72 लाख करोड़ की कुल मोनेटाइजेशन पोटेंशियल का अनुमान लगाया गया है। इसमें हाईवे से लेकर रेलवे, पावर सेक्टर, पोर्ट्स, कोल माइन, सिविल एविएशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और टूरिज्म तक शामिल है। और सरकार के मुताबिक इसमें करीब 5.8 लाख करोड़ का प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। लेकिन सवाल फिर भी बड़ा है कि अगर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू राइट्स जोड़े जा रहे हैं, तो जनता को इसका फायदा कितना और किस कीमत पर मिलेगा? सबसे पहले हम बात करते हैं सड़कों की। देखिए, सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में हाईवेज सबसे बड़ा हिस्सा है। 2026 से 2030 के बीच हाईवेज, एमएमएलपीज और रोपवेज से करीब 4.42 लाख करोड़ की मोनेटाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि सड़क किसी को हमेशा के लिए बेच दी गई। सवाल ये है कि जिस सड़क को बनाने में जनता का पैसा लगा, उसमें भविष्य में कमाई का अधिकार किसके पास रहेगा और जनता को उसका क्या फायदा मिल सकता है। अब हम आते हैं रेलवे पर। देखिए, वही रेलवे जिस देश की लाइफलाइन कहा जाता है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 में 2026 से 2030 के बीच रेलवे एसेट्स में करीब 2.62 लाख करोड़ मोनेटाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। यानी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया गया है। रेलवे के कई एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने की नीति भी यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं बंदरगाहों की। देखिए, सरकार की एनएमपी 2.0 में पोर्ट्स के लिए करीब 2.63 लाख करोड़ की मोनेटाइजेशन पोटेंशियल रखी गई है। यानी पोर्ट्स भी इसी पूरी स्ट्रैटेजी का बड़ा हिस्सा है और यही वो वजह है जहां सवाल उठता है कि देश के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका कितनी होनी चाहिए। अब बिजली पे आते हैं। एनएमपी 2.0 में पावर सेक्टर के लिए करीब 2.75 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन टारगेट यहाँ पे रखा गया है। यानी ट्रांसमिशन,
जनरेशन और दूसरे पावर एसेट्स भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब हम आते हैं कोल और माइंस पर। देखिए करीब 2.16 लाख करोड़ कोल और करीब 1 लाख करोड़ माइन से मोनेटाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। यानी जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक संसाधन भी इस इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी से अलग नहीं है। और यही सवाल और गंभीर हो जाता है कि प्राकृतिक संसाधन आखिर किसके हैं, सरकार के, जनता के, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए या फिर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। अब हम आते हैं उस उदाहरण पर जहां बात सिर्फ मोनेटाइजेशन की नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की हुई है। देखिए एयर इंडिया, सरकार ने एयर इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया और मैनेजमेंट कंट्रोल निजी हाथों में गया। सरकारी दस्तावेजों में कई स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन के रूप में दर्ज किया गया है और इसी तरह दूसरी सरकारी कंपनियों में भी सरकार समय समय पर अपनी हिस्सेदारी बचाती रहती है। और 2026-27 के आधिकारिक DIPAM आंकड़े बताते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, NHPC, NLC इंडिया, GIC, IRFC और कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियों में सरकार ने हिस्सेदारी का कुछ डिसइन्वेस्ट किया जरूर है। अब हम वापस आते हैं 15 अगस्त के भाषण पर। देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि करोड़ों युवाओं को AI सिखाएंगे, फ्री ऑनलाइन कोचिंग देंगे, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाएंगे, 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य हासिल करेंगे, स्पोर्ट्स टैलेंट्स का खोजेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, ग्रीन एनर्जी बढ़ाएंगे। इन सब का मतलब भविष्य का भारत बनाने की बात। लेकिन उसी समय दूसरी सरकारी पॉलिसी क्या कहती है? हाईवे मोनेटाइज होंगे, रेलवे मोनेटाइज होंगे, पोर्ट्स होंगे, पावर एसेट्स मोनेटाइज होंगे, कोल और माइंस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा जगह मिलेगी। तो सवाल बड़ा है कि जिस भारत को 2047 तक विकसित बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, उस भारत की सरकारी संपत्तियों का मॉडल क्या होगा? क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और खुद चलाएगी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का ही रहेगा लेकिन ऑपरेशन और रेवेन्यू में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ेगी? और जहां स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा वहां क्या सरकार ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल से बाहर जाएगी? 15 अगस्त के भाषण में भविष्य के भारत को तस्वीर दिखाई गई है। AI वाला भारत, सेमीकंडक्टर वाला भारत, न्यूक्लियर एनर्जी वाला भारत, ग्रीन एनर्जी वाला भारत। लेकिन अब जनता को ये भी पूछ रही है कि इस भविष्य को बनाने के लिए आज हम क्या बन रहे हैं और क्या क्या मोनेटाइज यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 15 अगस्त को क्या बेच दिया है, असली सवाल 2047 का भारत किसके हाथ में होगा ये आता है। अब इस पूरे विषय में आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।